Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of energy conservation. आज हम एनर्जी कंजर्वेशन में नए चैप्टर की ओर अग्रसर हैं। नया चैप्टर है आपका ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट इन थर्मल यूटिलिटीज़ हम लोग करते हैं, किस तरह से बॉयलर में, कूलिंग टावर में एनर्जी को कंजर्व करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। देखिए, जैसा कि मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें जब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 बता रहा था तो उसी में आया था एक टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। मतलब मीन्स बिल्डिंग को डिफाइन कैसे करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है। खैर, अब इस चैप्टर में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है भारत सरकार द्वारा मई 2007 में बिल्डिंग सेक्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम था। मीन्स मई 2007 में भारत गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग, जैसे कोई भी बिल्डिंग सेक्टर हुआ उनमें कैसे एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज करें, या भवन हुआ उनमें कैसे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को किस तरह से एफिशिएंट वे में यूज करें, ये पहला कदम भारत सरकार द्वारा मई 2007 में उठाया गया। उसके बाद से फिर लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिसे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के समर्थन और मार्गदर्शन और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे जो भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को जब लाया गया तो जो भी जितने भी पढ़े लिखे लोग, जैसे आर्किटेक्ट हुआ, कंसल्टेंट हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ और भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मीन्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भारत, मैंने बताया था BE क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब ने मिलकर एक इसमें एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को बनाने में पहला कदम उठाया। समझ में? तो ये सब एनर्जी क्या करने के लिए बनाया गया था, जो भी भवन हो, बिल्डिंग हो, सब में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। समझ में आया? तो ये होता है इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बिल्डिंग की डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग किसे कहते हैं। देखिए, जो भी बिल्डिंग को डिफाइन किया गया, जैसे आप लोग घर बनाते हो या मकान बनाते हो या बिल्डिंग बनाते हो, शॉपिंग मॉल बनाते हो, कुछ बनाते हो तो बिल्डिंग बनाते हो ना, एक इमारत बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है बिल्डिंग को, ये बताया गया है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2010 मीन्स ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2010 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के अनुसार किसी भी संरचना या निर्माण के भाग जिसको धारा 14 के खंड P तथा धारा 15 के खंड A के तहत अधिसूचित किया गया उसे बिल्डिंग या भवन कहते हैं। जैसे कोई भी, मैंने उसमें जब सेकेंड चैप्टर भी पढ़ाया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसमें भी बिल्डिंग को मैंने डिफाइन किया था यही कि किसी भी भवन या किसी भी स्ट्रक्चर को या संरचना को या निर्माण के भाग को बिल्डिंग कहते हैं। और ये किस में बताया गया, जिसको धारा 14 के खंड P और धारा 15 के खंड A के तहत अधिसूचित किया गया है। मीन्स जैसे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन जब अमेंडमेंट एक्ट आया था, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जब पारित किया गया था, उसमें डिफरेंट धाराएं बताई गई थी कि कौन से धारा में कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट डिफाइन किया गया है। उसी तरह से इसमें बताया गया कि धारा 14 के खंड P और 15 के खंड A के तहत बिल्डिंग को डिफाइन किया गया। समझ में आया? जैसे भवन में 100 किलोवाट या 120 किलोवाट एम्पीयर से ऊपर
और उससे ऊपर के अनुबंध की मांग का एक जुड़ा हुआ भार शामिल होता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जैसे अगर मान लो आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हो, या अपने रहने के लिए बना रहे हो, या वाणिज्यिक या कॉमर्शियल एनर्जी के लिए बना रहे हो, मीन्स जो भी कुछ का पर्पज होगा आपका, उसके लिए आप बिल्डिंग का निर्माण करते हो। समझ में आ गया? अब आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एंड इट्स साइलेंट फीचर। कौन कौन से साइलेंट फीचर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के? साइलेंट फीचर मीन्स क्या क्या उसमें बताए गए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में? जैसे लिखा है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानकों को निर्धारित करने के लिए विकसित किया जाता है। मीन्स जैसे मान लो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के तहत एक ये ऊर्जा संरक्षण भवन कोड बाद आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी भवन निर्माण कर रहे हो उसमें एनर्जी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हो, कि मतलब आपका एनर्जी ज़्यादा लॉस ना हो। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आप कूलर यूज मीन्स डिफरेंट तरह के एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। जैसे अगर मान लो व्यावसायिक पर्पज के लिए आप बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, या रहने के लिए अपने रहने पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो सभी के लिए सभी के डिजाइन और निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? न्यूनतम कम से कम ऊर्जा एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता जो होना चाहिए, ऊर्जा दक्षता मानक को निर्धारित करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड विकसित किया गया, ताकि कुशल डिजाइन एवं इमारतों को रेट्रोफिट को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि भवन के कार्य, आराम, स्वास्थ्य एवं रहने की उत्पादकता को बाधित न करे। मीन्स ताकि उसका डिज़ाइन भी अच्छा हो, और भी मतलब जैसे मान लो अगर उसमें कोई काम हो रहा है, आराम कर रहे हो, या स्वास्थ्य, या तो मतलब मेडिकल खुला हुआ है उसमें कोई भी बिल्डिंग में, या रहने के लिए रह रहे हो, कि उसमें प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज ना होए। समझ में आ गया? इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इसके लिए डिजाइन मानदंड प्रदान करता है। कौन कौन से मानदंड प्रदान करता है? देखिए, भवन आवरण जैसे दीवार, छतों और खिड़कियों के लिए थर्मल प्रदर्शन की आवश्यकताएं शामिल हैं। मीन्स जिसमें जैसे मान लो आप दीवार बना रहे हो, छत बनाए हो, या खिड़की, सभी भवन में आएगा, दीवार भी रहेगा, छत भी रहेगा, खिड़की भी रहेगा। तो जो भी थर्मल एक्टिविटी हो रही है, मीन्स थर्मल एक्टिविटी मीन्स अगर मान लो हीट का आदान प्रदान हो रहा है, मीन्स अगर मान लो भवन को कूल बनाना है, या जैसे हम चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में भवन ठंडा रहे, और ठंडियों के दिनों में हमारा जो भवन है या बिल्डिंग है वो गर्म रहे, तो इस तरह ये सभी चीज़ें देख कर ही भवन का निर्माण करेंगे। समझ में आ गया? ताकि हम अच्छे से यूज कर सकें उस भवन को। जैसे दिन के उजाले और लैंप और ल्यूमिनेट प्रदर्शन आवश्यकताओं को सही प्रकार व्यवस्था है। जैसे दिन के उजाले मीन्स सूर्य की प्रकाश की किरणें भी अच्छे से आ सके, लैंप या कुछ भी जो मनुष्य द्वारा जो कृत्रिम बनाया जा रहा है लाइटिंग सोर्स के लिए, वो भी अच्छे से जला सके, ताकि उजाला हो सके अच्छे से। ये सब हो सकता है। HVAC जिसमें चीलर और वायु वितरण प्रणाली का ऊर्जा प्रदर्शन शामिल है। मीन्स जो भी एयर कंडीशनिंग हुआ, हाई वोल्टेज एयर कंडीशनिंग प्रणाली हुआ, जो भी एयर कंडीशनिंग हुआ, या कूलर यूज कर रहे हो, तो या वायु को मतलब मीन्स जैसे अपने रूम को गर्म कर रहे हो या ठंडा कर रहे हो, हीट पंप लगा रहे हो या AC लगा रहे हो, तो वो जो भी कर रहे हो वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। मीन्स जैसे मान लो अगर रेफ्रिजरेटर लगा रहे हो, AC लगा रहे हो, रेफ्रिजरेटर का COP अच्छे से दे। समझ गए? ये सब देख कर आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। कोड जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है वो पालन के लिए कौन कौन से अनुमत 3 विकल्प प्रदान करता है? देखिए, प्रत्येक सब सिस्टम और सिस्टम के लिए प्रदर्शन आवश्यकताओं का अनुपालन। जो भी सब सिस्टम है या सिस्टम है जो भी प्रदर्शन कर रहा है उनके लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन होना चाहिए। मीन्स आवश्यकता का अनुपालन ये होना चाहिए कि अगर मान लो जो भी रिक्वायरमेंट हो बिल्डिंग का निर्माण करने में, जिससे हमारा एनर्जी कंजर्व हो, मीन्स एनर्जी का लॉस कम से कम हो, तो ये सभी आवश्यकताओं का अनुपालन अधिक से अधिक होना चाहिए। प्रत्येक प्रणाली के प्रदर्शन की आवश्यकताओं का अनुपालन, लेकिन उप प्रणालियों के बीच ट्रेड ऑफ के साथ तथा भवन स्तर के प्रदर्शन का अनुपालन। मीन्स जो भी प्रणाली के अंदर से जो भी आवश्यकताएं हैं या
बिल्डिंग के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मीन्स बिल्डिंग के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी विकल्प जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हो, अगर मान लो एसी यूज करे या कूलर यूज करे, तो सबका अनुपालन सही ढंग से होना चाहिए। समझ में आ गया। जैसे अब आगे आगे देखते हो, भारत में आप जानते हो कि पूरे भारत में आपका क्या है, मौसम अलग अलग, हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे 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 दिल्ली का मौसम अलग है, अहमदाबाद का मौसम अलग है, कोलकाता का मौसम अलग है, बेंगलोर का मौसम अलग है, शिलांग का मीन्स मेघालय का मौसम अलग अलग, मीन्स पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब भारत चारों दिशाओं में भारत का मौसम हर जगह अलग अलग है कुछ। तो अगर भवन निर्माण करोगे तो सारे फैक्टर को देख कर आप करोगे। जैसे आगे देखिए, ये लिखा है, आगे क्या लिखा है, भारत में जो भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, पूरे देश में अगर लागू करोगे तो मौसम की स्थिति के अनुसार देश को 5 जलवायु क्षेत्रों में समूह बनाने का निर्णय लिया गया। वो कौन कौन से 5 जलवायु क्षेत्र बनाए गए, जैसे आपका दिल्ली बनाया गया, दिल्ली, उसके बाद से फिर तप्त शुष्क अहमदाबाद, मीन्स अहमदाबाद का जो जलवायु है हॉट ड्राई है। उसके बाद से फिर आपका ये कोलकाता है। देखिए कोलकाता का जो जलवायु है वार्म ह्यूमिड है, मीन्स गर्म आर्द्र है। जैसे इसका तब अहमदाबाद का अलग जलवायु है। फिर इसके बाद से बेंगलोर है, बेंगलोर का जलवायु अलग है। फिर मेघालय या शिलांग, इसका जलवायु शीत है, कोल्ड है, थोड़ा ठंडा है। तो इस तरह से भारत का जो भी क्षेत्र है उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया और बताया गया कि यहाँ पे ये जलवायु, इसके अनुसार आप बिल्डिंग का निर्माण कीजिए। अब देखिए कौन कौन से प्रावधान है जो निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। भवन जो बिजली या जीवाश्म का ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं, मीन्स अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, अगर उसमें बिजली मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, या फॉसिल फ्यूल मीन्स जीवाश्म ईंधन, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, मीन्स ये सब का यूज नहीं हो रहा है, तो उसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के तहत नहीं मान्य होगा। मीन्स वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है उसके तहत नहीं माने, वो बिल्डिंग कहलाई गई। मीन्स वो कुछ भी करे उसमें उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। और क्या क्या, निर्माण प्रक्रियाओं के उपकरण और भाग जो मुख्य रूप से निर्माण प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मीन जो निर्माण प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उनमें भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का प्रावधान या नियम लागू नहीं होगा। और क्या, ग्रेड के ऊपर 3 या उससे कम मंजिला बहुपरिवारिक इमारतें, एकल पारिवारिक इमारतें, ग्रेड के ऊपर 3 या उससे कम मंजिला, मीन्स अगर मान लो 2 मंजिला हो या 1 मंजिला हो या बहुपरिवारिक इमारतें हो, मीन्स एक ही घर में बहुत लोग रहते हैं या एकल परिवार, एक ही परिवार रहता हो, तो ऐसे भवन पे या बिल्डिंग पे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का प्रावधान लागू नहीं। एक्चुअली ये जो भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का जो प्रावधान बनाया गया, नियम बनाया गया, ये जो आप शहरों में देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, 100 मंजिलों की, 50 मंजिलों की, 150 मंजिलों की बिल्डिंग बनती हैं, वो उनके लिए बनाया गया। जैसे आप लोग फ्लैट बनते हैं बहुत 10 मंजिलों के, 12 मंजिलों के, उनके लिए ये लागू किया गया। समझ गए। उसमें अधिक से अधिक एनर्जी का कंजप्शन होता है, इसलिए ऐसे जगहों पे एनर्जी बिल्डिंग लागू किया गया, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग को लागू किया गया। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग को गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग एनवेलप, मीन्स जो भी बिल्डिंग एनवेलप है, बिल्डिंग के लिए, आवरण के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग्स का एनवेलप गाइडलाइन क्या है। देखिए, जैसे भवन आवरण बाहरी मुखौटा को प्रदर्शित करता है, इसमें दीवार, छत, खिड़कियाँ, रोशनदान, दरवाजे, अन्य ओपनिंग शामिल है। आवरण इमारत की इंटीरियर और रहने की मौसम की स्थिति और अन्य बाहरी तत्वों से बचाता है। आवरण की डिजाइन विशेषता इमारत में रहने वाले दृश्य थर्मल आराम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ इमारत में ऊर्जा की खपत भी करता है। मीन्स जैसे मान लो आप भवन निर्माण कर रहे हो, तो भवन का आवरण जो बाहर होता है वो बाहरी मुखौटा, इसमें क्या होता है,
जैसे मान लो आप ईंट से तैयार कर दोगे या पत्थर से तैयार कर रहे हो घर पे, तो उसमें क्या लगाओगे, दीवारें लगाओगे, खिड़कियाँ लगाओगे, छत लगाओगे, रोशनदान लगाओगे, दरवाजे लगाओगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओपनिंग प्रोवाइड करोगे, कहीं खिड़की खोल दोगे, कहीं कुछ कर दो, मीन्स ताकि एयर का वेंटिलेशन बना रहे। जो भी आवरण, जो भी घर है, इमारत है, उसके इंटीरियर रहने वाले मौसम की स्थिति के अनुसार आप अपना भवन का डिज़ाइन करोगे। मान लो गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडी के दिनों में ज़्यादा कोल्ड भी ना लगे, ये सबको देखते हुए आप भवन का निर्माण करोगे। समझ में आ गया? और ताकि जो भी इमारत में ऊर्जा की खपत हो रही है वो भी कम से कम हो और एफिशिएंट तरीके से। मीन्स मान लो अगर कोई तुम घर बना रहे हो, अगर गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है उसमें, तो तुम ज़्यादा यूज नहीं करोगे कूलर का या एसी का। इससे क्या होगा? इससे आप ही का फ़ायदा, इससे क्या होगा? आपका फ़ायदा होगा, आपका लाइट का बिल कम आएगा और गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि पॉल्यूशन कम होंगे और मीन्स और सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो ये सब इसलिए घर का जो निर्माण या भवन का निर्माण करते हैं जो, वो बहुत सब चीज़ देख कर ही करना चाहिए। समझ में आया? ये होता है। अब देखिए, जैसे मान लो बिल्डिंग का निर्माण करो तो बिल्डिंग का जो आवरण होगा वो बाहर चारों तरफ से, जैसे मान लो ये घर है, इसके चारों तरफ का आवरण बाहर मीन दीवार, जो बाहरी दीवार, इसके अंदर का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो खिड़की छत की बात नहीं कर रहे हैं, बस बाहरी। तो जो भी बाहरी आवरण होगा उसको परिभाषित करने के संदर्भ में बाहरी और अर्धबाहरी दोनों हिस्से शामिल होते हैं। कौन कौन से? जैसे वे तत्व जो मौसम की स्थिति से वातावरण के लिए स्थानों को अलग करते हैं। मीन जो भी आप दीवार बना रहे हो या जो भी बिल्डिंग बना रहे हो वो क्या करे, मौसम की स्थिति के अनुसार हमारा, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि गर्मी के मौसम में ठंड लगे और ठंडी के मौसम में गर्मी रहे, तो ये इस तरह का सब देख के बाहरी आवरण बनाते हैं हम लोग। समझ में आ गया? अब देखो आगे, बिल्डिंग इन्वॉल्व सीलिंग, हवा के रिसाव को कम करने के लिए संलग्न इमारत के आवरण को निम्न क्षेत्र को सील किया जाएगा। कौन कौन से हवा के रिसाव को कम करने के लिए जो सील किया जाएगा? जोड़ और दरवाजे के फ्रेम के आसपास। मीन्स जैसे मान लो दरवाज़ा लोग, जैसे घर है तो घर के बीच में दरवाज़ा लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ दोगे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। अगर मान लो एसी का यूज करोगे आप लोग घर में, तो एसी का मान लो इस रूम में यूज कर रहे हो और यहाँ पे ये गैप है, तो क्या होगा आपका, इससे एसी का इससे क्या होगा, जो बाहरी गर्मी होगी, बाहर का जो टेम्परेचर हाई रहेगा वो इसमें हवा चली जाएगी और तो क्या होगा कि और इसमें कूलिंग नहीं अच्छे से होने पाएगा। तो इस तरह से हम और एसी देर तक चलाएंगे जब कूलिंग नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या करेंगे, आपके एनर्जी को बढ़ाएंगे, ऊर्जा खपत को बढ़ाएंगे। इसलिए इन सब का ध्यान देना चाहिए। छतों और दीवारों के फर्श के छिद्र नहीं होना चाहिए, दरवाज़ों के छिद्र को भी देखना चाहिए, भवन के आवरण में भी अन्य सभी छिद्र देखना चाहिए कि कहीं से होल तो नहीं है कि हवा आ रही है या जा रही है जहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो ये सब देखना चाहिए। अब देखते हैं आवरण के डिज़ाइन की मूल बातें। कौन कौन से जो भी आवरण का निर्माण करो भवन के आवरण का, मीन्स चारों तरफ बाहरी का, कौन कौन सी मूल बातें होनी चाहिए। देखो, एक ऊर्जा दक्षता के दृष्टिकोण से आवरण के डिजाइन को बाहरी और आंतरिक ऊष्मा भार, साथ ही साथ दिन के प्रकाश का दोनों को लाभ में ध्यान रखना चाहिए। मीन्स दिन के प्रकाश के जो भी हमारा दिन के समय सूर्य का प्रकाश आता है उसको ध्यान में रख के, और बाहरी और आंतरिक ऊष्मा कितनी खपत, मान लो जैसे मान लो रूम के बाहर जैसे मान लो गर्मी के दिनों में क्या है, गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर हाई है और मान लो तुम भवन का जो निर्माण करोगे उसमें क्या करोगे कि ताकि हमारा रूम के अंदर का टेम्परेचर हमारा कम से कम होए, ताकि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम घर बना रहे हैं और हम उसमें अच्छे से रह सकें। जैसे बाहरी भाग में मुख्य रूप से खिड़कियों के माध्यम से सौर लाभ, लिफाफे की सतह पर ऊष्मा के नुकसान, भवन में अवांछित वायु घुसपैठ शामिल है। मीन्स जो भी खिड़कियां होगा उसके मुख्य रूप से जो भी सोलर एनर्जी का लाभ, जैसे मीन्स खिड़कियां खोल दोगे तो जैसे मान लो घर का निर्माण कर रहे हो
तो खिड़की खोल दोगे, खिड़की से क्या होगा, हवा का आदान प्रदान हो जाएगा। समझ में गया? तो ये सब होना चाहिए। जो भी खिड़की दरवाजे जो भी ओपनिंग हो रहा है इन सबको अच्छे से ध्यान में रख के छत दीवार के जो भी छिद्र हो, होल हो, इंसुलेशन हो, खिड़कियों के लिए ग्लेजिंग लगा दो। फ्रेमिंग का उपयोग चयन करके भवन का निर्माण करना चाहिए। समझ में आ गया? बैठने के लिए आपका उचित सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे इमारत की लंबी धुरी पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसे उत्तर की तरफ अधिक खुला हो। हवा के उपयोग की सुविधा के लिए साइड पर इमारत की स्थिति भी खुली होनी चाहिए। मीन्स बैठने के लिए व्यवस्था अच्छे से होना चाहिए। जहाँ पे बैठ रहे हो आप, घर में भवन हो, बिल्डिंग हो, जो भी आप बैठने का जो भी व्यवस्था किया गया वहाँ से अच्छे से हो सके, हवा का आदान प्रदान हो सके, तो ये सब होना चाहिए। जैसे क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। आवरण को पूरे भवन में हवा की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए। मीन्स जो भी वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन मीन्स जो हमारे घर की वायु अंदर बाहर जा सके और बाहर की वायु अंदर आ सके, ताकि हमारा वेंटिलेशन सही से बना रहे। तो ये सब आपका होता है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के तहत कौन कौन से कैसे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा कुशल भवन का डिजाइन और निर्माण। मीन्स जो भी एनर्जी एफिशिएंट भवन का हम निर्माण करेंगे और डिजाइन करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। जैसे कुशल इमारत, जो भी अच्छी इमारतें बनाई जाती हैं उन इमारतों को रूप में परिभाषित किया जिसमें हीटिंग और कूलिंग के लिए ऊर्जा में महत्वपूर्ण कमी प्रदान करने की डिज़ाइन की गई। मीन्स आप लोग का देखो दो ही पर्पज होता है, या तो रूम को या तो इमारत को हीट रखोगे या कूल रखोगे। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी के दिनों में क्या चाहिए, हीटिंग कूलिंग चाहिए और ठंडा होना चाहिए रूम, और सर्दी के दिनों में हमारा घर या बिल्डिंग रूम या बिल्डिंग या घर हमारा हीट होना चाहिए सर्दी के दिनों में। तो इन सबको देखकर ही आपको भवन का निर्माण या डिजाइन करना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे आपका जो भी देखो कुछ जो भी आप ऊर्जा को यूज करें, जिसमें इमारत को बना रहे हैं या ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, उसमें कम से कम होना चाहिए। तो ये सब होते हैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में। जैसे मान लो जैसे देखो यहाँ पे एक टॉपिक है कंसुलेंस, हवा के रिसाव के परिणाम। मीन्स जो भी बाहर का जो एयर होगा अगर हमारे रूम में लीक करे, मीन्स हमारे घर में आएगा, जिसमें वेंटिलेशन होगा तो क्या क्या प्रभाव होगा। जैसे ठंडी हवाओं के परिणाम स्वरूप दीवारों, भूतल और छत इन्फिल्ट्रेशन में अंतराल के माध्यम से घर के बाहर ठंडी हवा को घर में खींचा जा सकता है। जैसे मान लो अगर रूम जैसे आप प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो या खिड़की के माध्यम से आप क्या करोगे, अंदर आप बाहर से ठंडी हवा को घर में खींच सकते हो, जिससे क्या होगा आपका रूम प्रॉपर तरीके से ठंडा रहेगा। समझ में आ गया? तो ये सब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के तहत आता है। मीन्स पूरे बिल्डिंग का निर्माण के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर शामिल है बिल्डिंग के निर्माण में। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बैठने का व्यवस्था होना चाहिए, ये सब के तहत बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। चलिए अब आगे लेक्चर में देखेंगे और भी। आज के लिए धन्यवाद।